Hello student, today our topic is Compton effect and Compton effect आपका क्वांटम मैकेनिक्स जो PH502 आपका पेपर है फॉर द BSc नॉन मेडिकल सेमेस्टर 5। लास्ट टाइम हमने किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नाउ वी स्टडी द कॉम्पटन इफेक्ट। फर्स्ट वी टेक ए लुक ऑफ द फर्स्ट स्लाइड। यहाँ पे कॉम्पटन इफ़ेक्ट के बारे में बताया गया है। तो स्मॉल स्केल पे हम देख सकते हैं कि हमारा लाइट किस तरीके से बिहेव करता है। वी कंसीडर ए मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक, मोनो स्टैंड्स फॉर सिंगल, chromatic means color. It means a light which has a single wavelength or which has a single frequency. Now we can think like that. We need a light which has a discrete value of wavelength. We already know we have a frequency band, we have the wavelength band, a range of band of frequency, but here we need a single wavelength, a single frequency. So when a monochromatic light interact with matter, how it behaves, तो कॉम्पटन इफेक्ट में यही स्टडी किया है हमने। जब लाइट हमारा इंटरेक्ट करता है पार्टिकल के साथ या मेटल के साथ, देन हाउ इट बिहेव्स, इसका बिहेवियर कैसा होता है। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग। स्कैटरिंग हमारा when there is a scattering we get two type of light, you can see here. स्कैटरिंग जो हमारी एक इंसिडेंट लाइट होती है वो किसी मेटल के साथ या मटेरियल के साथ इंटरेक्ट करेगी। हियर दे हैव टेकन द ग्रेफाइट क्रिस्टल। ये सिर्फ एक एग्जांपल लिया है कि ग्रेफाइट क्रिस्टल पे जब आपका एक्सरे इंसिडेंट होता है देन ए लाइट स्कैटर्ड होके जाती है। देन उसे स्टडी करने के लिए वी नीड ए डिटेक्टर, क्योंकि जो स्कैटर्ड लाइट है आप उसे ऐसे तो देख नहीं सकते, उसे स्टडी करने के लिए वी नीड ए डिटेक्टर। जहाँ पे ऑब्जर्वर डिटेक्टर की तरफ अपनी आइज़ लगाएगा और देखेगा कि किस एंगल से स्कैटर्ड हो रही है या स्कैटर्ड लाइट की इंटेंसिटी क्या है और उसका वेवलेंथ क्या है। तो इन द कॉम्पटन इफेक्ट वी लीड टू द स्कैटरिंग फिनोमिना अकर होता है और उस फिनोमिना पे आपको स्टडी करना है कि जब आपकी इंसिडेंट बीम, इंसिडेंट लाइट, उसका एनर्जी क्या था, उसका मोमेंटम क्या था, उसका वेवलेंथ क्या था। देन जब वो स्कैटर्ड हुई, स्कैटरिंग के बाद हमें एक लाइट मिली जिसे हमने स्कैटर्ड बीम बोला, स्कैटर्ड लाइट कहा, तो उसका मोमेंटम क्या होगा, उसका वेलोसिटी क्या होगा, उसका वेवलेंथ क्या होगा, उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा एंड इट्स टोटल एनर्जी क्या होगा। सो जैसे हम क्लासिकल मैकेनिक्स में अभी तक पढ़ते आए हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स में होता है अपना जो कोई भी प्रोसेस हो रहा है, कोई भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है, देन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मस्ट बी सस्टेन। इट मीन्स वो वहाँ पे वेरीफाइड होने चाहिए, अदरवाइज आपका प्रोसेस मतलब सस्टेनेबल नहीं है। फिजिबिलिटी, तो अगर ये प्रोसेस हो रहा है तो हमें दोनों ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इन दोनों की हेल्प लेनी पड़ेगी और हमें वेरीफाई करनी पड़ेंगे कि ये लॉ यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं। और इनमें से अगर कोई भी लॉ फेल हो जाता है देन वी कैन से दिस प्रोसेस इज़ नॉट एक्सप्लेन बाय दिस थ्योरी। सो ऐसा ही हुआ था in case of the Compton effect. You can see here. In the Compton effect, if we consider only the wave nature of the radiation, जो आपका old method था, अगर हम वेव को सिर्फ ऐसे ही स्टडी करें कि मतलब ये सिर्फ और सिर्फ एक वेवी नेचर एग्जिस्ट करता है, इट मीन्स इट मूव्स इन ए स्ट्रेट पाथ अनटिल अनलेस इसके रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल रखा जाए। अगर इसके रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल रखा जाएगा देन, और उसकी विड्थ पे डिपेंड करता है कि देर इज़ ए इंटरफेरेंस और देर इज़ ए डिफ्रैक्शन। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस
अगर हम सिर्फ वही एक क्लासिकल अप्रोच स्टडी करें, then the wave nature of the radiation, it was not explained. So in order to explain what we observe in the Compton effect or what we observe in the scattering, then we must go through the quantum concept of the radiation. Quantum concept of the radiation क्या था? जो आपकी एनर्जी है उसे आप कंसिडर, एनर्जी इट इज़ कमिंग इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स, जिसे आप फोटोन का नाम दोगे, जहाँ पे E इज इक्वल टू एच म्यू होगा. इट मीन्स जहाँ पे भी आप एनर्जी की बात करोगे तो वो एच म्यू, जो आपकी प्लैंक हाइपोथेसिस था, प्लैंक थ्योरी ऑफ रेडिएशन था, जब वहाँ एनर्जी को बताया जाता था कि एनर्जी इज कमिंग इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स एंड दीज आर नोन एज द क्वांटा, और क्वांटा ऑफ फोटोन लाइट, और जिसे आप फोटोन का नाम दिया है. सो अनटिल अनलेस, जब तक हमने क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प नहीं ली तो इस प्रोसेस को डिफाइन करना मुश्किल था, क्योंकि क्लासिकल अप्रोच वेव थ्योरी का जो क्लासिकल अप्रोच था वो सिर्फ इतना बताता है कि अगर कोई लाइट है, उसका वेवलेंथ है, तो वो भले ही किसी प्रोसेस से होके जाए, देयर विल बी द नो लॉस, वहाँ पे किसी तरीके का कोई लॉसेस नहीं होगा, और जो आपको फाइनली जो वेव मिल रही है उसका एनर्जी उसका वेवलेंथ वही होगा जो आपका इंसिडेंट बीम का था. लेकिन यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया जो हमारा इंसिडेंट बीम था और द स्कैटर्ड बीम था, उनकी वेवलेंथ में डिफरेंस था. सो वी टेक द हेल्प ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स. क्वांटम मैकेनिक्स ही इस प्रोसेस को वेरीफाई कर पाई, क्योंकि उसी ने बताया कि अगर यहाँ पे दोनों की वेवलेंथ में डिफरेंस है तो वो डिफरेंस क्यों आ रहा है, और वो डिफरेंस किस किस पे डिपेंड करता है. क्या ये उस पार्टिकल या मेटल के कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है, या वो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करता है, या उसके मोशन पे डिपेंड करता है. सो स्लाइटली वी गो, एक ब्रीफ ले लेते हैं जहाँ पे बताया जा रहा है कि कॉम्पटन शिफ्ट क्या है. तो कॉम्पटन शिफ्ट, तो पहली बात, कॉम्पटन शिफ्ट है एक तरह का डिफरेंस ऑफ व्हाट, डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड द डिफरेंस ऑफ वेवलेंथ. अगर कहें हमारे पास दो तरह की वेवलेंथ है और उन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो हमारी इंसिडेंट बीम है उसकी एक वेवलेंथ है और जो स्कैटर्ड बीम है उसकी एक वेवलेंथ है. अगर हम दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, उस डिफरेंस ऑफ वेवलेंथ को हम बोलेंगे कॉम्पटन शिफ्ट. यहाँ पे इस चीज़ को डिनोट किया है डी लैम्डा से. नाउ सेकेंडली, ऑन विच फैक्टर आवर डी लैम्डा डिपेंड्स. तो जो ये कॉम्पटन शिफ्ट है, इट डिपेंड्स ऑन द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग, और वो स्कैटरिंग जो हो रही है वो कितने एंगल से हो रही है. इट मीन्स इंसिडेंट बीम और स्कैटर्ड बीम आपस में अलोंग द लाइन वो कितना एंगल बना रही है, जिसे हम नाम देंगे स्कैटर्ड एंगल. यहाँ पे उसे हमने लिया है थीटा. इट मीन्स आपका कॉम्पटन शिफ्ट इट डिपेंड्स ऑन योर थीटा, जिसे हमने स्कैटरिंग एंगल का नाम दिया है. थर्ड थिंग, जिस पार्टिकल से या जिस मटेरियल से, जिस मेटल से वो स्कैटर्ड हुई है, यहाँ पे मैंने दो वर्ड यूज़ की है, पार्टिकल एंड द मेटल. पार्टिकल मीन्स आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है. मेटल इसलिए यूज़ किया है क्योंकि मेटल के अंदर भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस सिस्टम होता है. सो वो भी एक स्कैटरर का काम करती है, और पार्टिकल है वो भी एक स्कैटरर का काम करता है. सो वेदर उसके रास्ते में जिस वजह से वो स्कैटर्ड हो रही है, इंसिडेंट बीम के रास्ते में कोई भी ऑब्स्टिकल आएगा, उससे वो टकराएगी किसी एंगल से, देन इट मेक्स सम एंगल, और फिर अपने एक अलग पाथ लेगी जिसे हम स्कैटर्ड बीम वाला पाथ कहेंगे. उन दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस है, उन दोनों की वेवलेंथ के बीच में जो डिफरेंस है, उनकी जो फ्रीक्वेंसी के बीच में जो डिफरेंस है, उसे हम बोलेंगे कॉम्पटन शिफ्ट. नाउ यू कैन सी द कॉम्पटन शिफ्ट का थोड़ा सा मैकेनिक्स देख लेते हैं. मैकेनिक्स मीन्स कि अगर हमारा ये प्रोसेस हो रहा है तो ये किस किस तरीके से हो रहा है. यू कैन सी हियर, अब बीच में एक डॉट दिखाई दे रहा होगा आपको. ये जो डॉट है ये होता है आपका पार्टिकल. वी कंसीडर ए इलेक्ट्रॉन सिस्टम इज देयर, ए सिंगल इलेक्ट्रॉन. कोई भी एटम है वो मोनो एटमिक भी हो सकता है, डाई एटमिक भी हो सकता है, ट्राई एटमिक भी हो सकता है, उसमें वैलेंस एक्सेस ऑफ वैलेंस सिस्टम भी हो सकते हैं. लेकिन हम कंसिडर करते हैं देयर इज अ सिंगल इंटाइटी. इट मीन्स वी कंसिडर ओनली इलेक्ट्रॉन. नाउ अब देख लेते हैं इसके इनिशियल पार्ट में क्या है और फाइनल पार्ट में क्या है. इनिशियली वी कंसिडर ए बीम इज देयर,
लाइट इज़ देयर, जब वहाँ पे कोई लाइट होगी तो हम मानते हैं कि वहाँ पे उसकी कुछ एनर्जी होगी, और उस एनर्जी को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, E इज इक्वल टू एच म्यू, क्योंकि ये प्लैंक हाइपोथेसिस है, प्लैंक थ्योरी ऑफ रेडिएशन यही कहती है अगर हमारे पास कोई एनर्जी, कोई वेव है, कोई बीम है, तो उसकी एनर्जी, तो वो बीम प्रोपेगेट करेगी इन द स्मॉल एनर्जी पैकेट्स, और जिसकी एनर्जी दी जाएगी इन टर्म्स ऑफ फोटोन। ठीक है, E इज इक्वल टू एच म्यू, ये प्लैंक थ्योरी ऑफ रेडिएशन से आया है। नाउ द मोमेंटम ऑफ दैट वेव एंड मोमेंटम इज इक्वल टू E by C. P is equal to E by C. E is the energy and C is the velocity. We know the velocity of the photon. Photon moves with the velocity of light. जो velocity of light होता है 3 into 10 raised to the power 8 meter per second, वही आपका होता है सिस्टम का. So initially we consider this part. Now it interact with this electron. ठीक है, जब इस इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट होगी तो हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में भी पता होना चाहिए कि ये किस किस तरीके का है. इनिशियली वी कंसिडर द इलेक्ट्रॉन और मेटल या पार्टिकल इज देयर, तो वी कंसिडर इट्स स्टेशनरी. जब तक वो इंटरेक्ट नहीं होता उसके पास कोई एनर्जी नहीं है काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में, तो ये मोशन में नहीं आएगा. तो वी कंसिडर इट हैज़ द मोमेंटम ज़ीरो. मोमेंटम ज़ीरो होने का मतलब है देयर इज़ no velocity, there is no motion, there is no kinetics. दूसरे शब्दों में देर इज नो काइनेटिक एनर्जी. दो जैसे ही ये इंटरेक्ट होगा देर मस्ट बी सम ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एक्सचेंज होगा, सो इट कम्स इनटू द मोशन. तो यहाँ पे इसका टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है, इट विल बी गिवन बाय द आइंस्टीन का जो मास एनर्जी इक्विवेलेंस इक्वेशन था. विद द हेल्प ऑफ दिस इट कैन बी गिवन. एनर्जी आइंस्टीन का एनर्जी मास इक्विवेलेंस था E इज इक्वल टू mc². इट मीन्स मास एंड द एनर्जी दे आर इंटर कन्वर्टेबल. अगर हमें मास का पता है, कोई मैसिव सिस्टम है, सो विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन फाइंड आउट इट्स एनर्जी. मास एनर्जी इक्विवेलेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि C इज़ द कॉन्स्टेंट. तो वेलोसिटी कॉन्स्टेंट होगी तो आपका एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, एनर्जी इज इंटायरली डिपेंड्स ऑन योर मास ऑफ दैट सिस्टम. यहाँ तक बात हो गई है. अब हम आते हैं कि जब ये इंटरेक्ट करेगा तो ये इसका बिहेवियर कैसा होता है, और यहीं पे हम अपना कॉम्पटन स्कैटरिंग ऑब्जर्व करेंगे. कॉम्पटन इफेक्ट जो आता है इट कम्स इनटू दिस पार्ट लाइक दिस, जहाँ पे थीटा और फाई आपको दिखाई दे रहा है अलोंग दिस. नाउ एक और बात है, अलोंग दिस जेड एक्सिस देर इज द मोशन. हमने जो अपना कंसीडर किया है कि ये अलोंग दिस मोशन कि इनिशियली हमारी बीम थी वो इंसिडेंट होके ऐसे आ रही थी अलोंग द जेड एक्सिस. नाउ वन पार्ट ऑफ दैट बीम इज स्कैटर्ड. जो स्कैटर्ड है आपकी, दिस इज स्कैटर्ड बाय द एंगल ऑफ थीटा. ये जो आपको एरो दिखाई दे रहा है दिस इज योर स्कैटर्ड बीम, जिसका एनर्जी है अगेन द एनर्जी इट गिवन बाय योर Planck theory of radiation. E is equal to h mu. Now we consider the frequency of the scattered beam is v dash, because इंसिडेंट की v थी तो कुछ तो चेंज हुआ होगा वहाँ पे, तो वो दूसरी जो फ्रीक्वेंसी वो क्या है आपकी v dash. v dash is the frequency of your scattered beam. So with the help of this we find out the energy of your scattered beam. It becomes E dash is equal to h mu dash. नाउ द मोमेंटम की बात करेंगे. ऑफ कोर्स एनर्जी में चेंज है तो मोमेंटम में भी चेंज होगा. मोमेंटम में चेंज क्या होगा, P डैश इज इक्वल टू अगेन मोमेंटम इज इक्वल टू E बाई C, एनर्जी डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी. एनर्जी आपकी क्या है कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस स्कैटर्ड फोटोन या स्कैटर्ड बीम, h म्यू डैश बाई C. नाउ ये हो गया आपका स्कैटर्ड बीम का. लेकिन इसके साथ इलेक्ट्रॉन जब इसके फोटोन के साथ इंटरेक्ट करेगा देयर मस्ट बी सम एक्सचेंज ऑफ द एनर्जी. वो किस तरीके से आएगा, जैसे आपने रिकॉयल ऑफ मोमेंटम पढ़ा है. सो रिकॉयल ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम होगा यहाँ पे, और जिसे आप बोलेंगे मोमेंटम ऑफ योर रिकॉयल इलेक्ट्रॉन एंड द एनर्जी ऑफ योर रिकॉयल इलेक्ट्रॉन. रिकॉयल का मतलब ही होता है कम बैक, रिकॉयल करना, किसी चीज़ को लुक इनटू द मैटर, उस मैटर में दोबारा छानबीन करो और फिर देखो कि किस चीज़ की कमी रह गई थी, देन एक्सट्रैक्ट आउट. रिकॉयल का मतलब यही है. रिकॉयल योर मोमेंटम. एक्चुअली बेसिकली यहाँ पे बात क्या हुआ था, एनर्जी तो कंसर्व हो गई थी. अगर हम रिकॉयल सिस्टम को ना ले
then our energy was conserved, but momentum was not conserved until unless we take the help of recoil of electron. ऑफ कोर्स जब ये आपकी बीम इंसिडेंट होगी, इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक होगी तो स्कैटर्ड भी होगी, लेकिन कुछ पार्ट है जो इसका इलेक्ट्रॉन के साथ एनर्जी को डिवाइड करेगा, एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन का इंसिडेंट बीम के साथ भी इंटरेक्शन होगा। स्कैटर्ड हो गई, चलो वो तो एक उसने तो अपना पाथ चेंज कर लिया, लेकिन रिकॉइल जो हो रहा है वो भी एक पर्टिकुलर एंगल से होगा, और वो पर्टिकुलर एंगल से होगा, देन वहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग आपका मोमेंटम होगा और कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी होगी। तो जब रिकॉयल ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात की तो हमें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में आपका मोमेंटम इज इक्वल टू ई बाई सी नहीं लेंगे, बिकॉज यू आर डीलिंग विद द ओनली द पार्टिकल। जब आप फोटोन को डील करते हो तो एनर्जी आपकी आएगी एच म्यू डैश और मोमेंटम आएगा ई बाई सी, एनर्जी बाई सी। लेकिन दिस इज द केस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो here your energy of the electron after this motion, after the scattering, it will be given with the help of energy mass equivalence equation. तो ये होगी E dash is equal to mc square and the momentum is equal to जैसे mass into the velocity। पहले क्या था, ये स्टेशनरी था इसलिए आपका मोमेंटम क्या था वहाँ पे ज़ीरो, लेकिन जब ये किसी एंगल से रिकॉयल किया, जब किसी एंगल से इस आफ्टर द फोटोन के साथ इंटरेक्ट किया तो ये स्कैटर्ड हुआ तो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हुआ, तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इट कम्स इनटू द एक्शन। तो वहाँ पे ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पे हम मोमेंटम सिंपल जो हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स में होता था मास इनटू द वेलोसिटी, वही वाला कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे। ना ये जो ऊपर जो लाइन लिखी हुई है काइनेमेटिक्स ऑफ कॉम्पटेंस स्कैटरिंग, इनमें यही बतलाया गया हुआ है कि किस तरीके से हमारा मोमेंटम है, कि क्या हमारी एनर्जी सिस्टम है, इंसिडेंट फोटोन किस तरीके से बिहेव कर रहा है, स्कैटर्ड फोटोन का क्या एनर्जी पार्ट है, और रिकॉयल ऑफ इलेक्ट्रॉन का। नाउ वी कम टू द मैथमेटिक्स पार्ट। जब हम मैथमेटिक्स पे आते हैं तो हमें मैथमेटिक्स को दो तरीके से स्टडी करना पड़ेगा। एक तो आपका इनिशियल एनर्जी, इनिशियल मोमेंटम, जब आपका कोई इंट्रैक्शन नहीं हुआ था इलेक्ट्रॉन के साथ, और दूसरा पार्ट क्या है, जब उनके बीच में कोलिजन होता है और स्कैटरिंग होती है। और जब हम कोलिजन की बात करेंगे, वी कंसीडर देयर इज ए इलास्टिक टाइप ऑफ कोलिजन, एंड वी नो दैट बाय द डेफिनेशन ऑफ इलास्टिक कोलिजन वी नो एनर्जी मस्ट बी कंजर्व्ड एंड द मोमेंटम मस्ट बी कंजर्व्ड। वी टॉक अबाउट हियर लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम की बात नहीं है, वो इट कम्स इनटू द एटॉमिक फिजिक्स एंड योर न्यूक्लियर फिजिक्स, वहाँ पे स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। हियर वी टेक द एग्जांपल ऑफ योर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अपना फर्स्ट इक्वेशन बन जाता है एनर्जी बिफोर द कॉलिजन। बिफोर कॉलिजन अपनी एनर्जी क्या थी, एच म्यू प्लस एम नोट सी स्क्वायर, ये पूरे सिस्टम की डिफाइन करेंगे। यहाँ पे बिफोर कॉलिजन ये आपका एनर्जी था, एक एनर्जी ई इज इक्वल टू एच म्यू और दूसरा एम नोट सी स्क्वायर, इसलिए इन्होंने बोला है कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। नाउ टोटल मोमेंटम, this momentum and this momentum, and when we take the momentum we always consider, because momentum is what, वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें थोड़ा सा इसका ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, वेक्टर को हमें, जैसे वेक्टर को हम रिजोल्व करते हैं अलोंग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो यहाँ पे भी हम उसे रिजोल्व करेंगे अलोंग जेड एक्सिस एंड द वाई एक्सिस। जेड एक्सिस अलोंग योर इंसिडेंट, जिस डायरेक्शन में आपका बीम इंसिडेंट हो रहा है वो आपका जेड एक्सिस है, और उसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस आपने लिया है दैट इज़ योर वाई एक्सिस। तो यहाँ पे जब भी मोमेंटम की बात करेंगे तो हमें स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा, वी रिजोल्व दैट पार्ट। ठीक है, वाई कंपोनेंट में अपना मोमेंटम क्या है और अलोंग द जेड एक्सिस हमारा मोमेंटम क्या है। तो फर्स्ट पार्ट में हमारा बिफोर कोलिजन वी गेट टोटल एनर्जी एंड द टोटल मोमेंटम। नाउ आफ्टर कोलिजन, अगर कोलिजन हो जाता है तो आफ्टर कोलिजन वहाँ पे क्या क्या आता है, देन रिकॉयल ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज हमारे पास वहाँ पे स्कैटर्ड बीम है, और द रिकॉयल इलेक्ट्रॉन, रिकॉयल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो पहले बात हम रिकॉयल इलेक्ट्रॉन की कर लेते हैं। वहाँ पे रिकॉयल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है ई डैश इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर और मोमेंटम आपका एम वी। सिमिलरली आपकी एनर्जी ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन ई डैश इज इक्वल टू एच म्यू डैश एंड द मोमेंटम इज इक्वल टू पी डैश इज इक्वल टू एच वी डैश बाई सी। नाउ जैसे हम थीटा की बात करते हैं तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मोमेंटम है हमारा वो अब वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें उसे रिजोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हमें अलोंग जेड एक्सिस देखना पड़ेगा
और फिर अलोंग वाई एक्सिस देखना पड़ेगा, देन वी बैलेंस, क्योंकि हम जेड एक्सिस के अलोंग जो हमारा मोमेंटम है उसे वाई के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, और जो वाई एक्सिस के साथ जो मोमेंटम है उसे जेड के साथ नहीं कंपेयर कर सकते, क्योंकि वेक्टर टू वेक्टर, कंपोनेंट टू कंपोनेंट, वी हैव टू इक्वेट दैम। अगर हमें किसी सिस्टम को या इक्वेशन को इक्वेट करना है तो हम यही तो करते हैं। अलोंग जेड एक्सिस इसके कितने कंपोनेंट है, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। वी स्टडी दिस पार्ट अलोंग द जेड एक्सिस, बिकॉज जेड एक्सिस ही वो एक्सिस है जिसके अलोंग हमारी इंसिडेंट बीम, जो हमारा फोटोन है, इंसिडेंट हो रहा है, और अलोंग वाई एक्सिस द वर्टिकल कंपोनेंट है। ठीक है, तो हम यहाँ स्टडी करेंगे थीटा और फाई की हेल्प से। थीटा इज द एंगल ऑफ स्कैटरिंग एंड फाई इज द एंगल ऑफ रिकॉयल। तो जो हमारा मोमेंटम आएगा अलोंग जेड डायरेक्शन, इट कम्स इनटू द दिस फॉर्म, द इक्वेशन 3.7। इन्होंने आगे लिखा भी है, इट इज कमिंग फ्रॉम द अबो टू इक्वेशंस। इन द सिमिलर वे अलोंग द वाई डायरेक्शन, आप देख सकते हो व्हेन वी आर लुकिंग एट द वाई डायरेक्शन, देयर इज वाई डायरेक्शन में हमारा इनिशियली कोई पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपका स्टेशनरी है। ठीक है, और जो आपका एनर्जी है, बीम इंसिडेंट हो रही है, वो कौन सी डायरेक्शन में हो रही है? जेड एक्सिस में। तो फोटोन जब इंसिडेंट हुआ है तो उसका कोई भी कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में नहीं है। दैट्स वाई वी टेक 0 ऑन आवर लेफ्ट हैंड साइड। एंड ये दोनों जो पार्ट आ रहे हैं, वन पार्ट इज कमिंग फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ योर स्कैटर्ड, जो स्कैटर्ड जो बीम थी उसका कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस एच वी डैश बाई सी साइन थीटा, एंड रिकॉयल ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका कंपोनेंट अलोंग द वाई। नाउ यू कैन सी जब रिकॉयल ऑफ द इलेक्ट्रॉन हुआ था वो जेड एक्सिस से बिलो है। तो जेड एक्सिस से बिलो जितने भी पार्ट होते हैं, वी नो द कंपार्टमेंट सिस्टम, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। जो जेड एक्सिस जो आपकी मेजर एक्सिस है उसके नीचे वाले पार्ट को आप नेगेटिव कंसीडर करोगे, उसके अबो वाले पार्ट को भी कंसीडर द पॉजिटिव। सो दिस नेगेटिव साइन इज because of this. So with the help of this we find equation 3/8. 3.7 हो गया, 3.8 हो गया. Now apply the law of conservation of momentum. It means जब हम एनर्जी को कंजर्व करना होता है तो इनिशियल एनर्जी एंड द फाइनल एनर्जी, तो इनिशियल एनर्जी हो गई आपकी टोटल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी. तो इट कम्स एच म्यू प्लस एम नोट सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच म्यू नोट प्लस एम सी स्क्वायर. H mu is the energy of the incident photon. M naught C square is the energy of your electron. H mu dash, this is the energy of your scattered photon or scattered beam. M C square is equal to energy corresponding to a recoil of electron. Now अब आपको वेरिएबल समझ में आ गए होंगे. यहाँ पे वेरिएबल हमें क्या दिखाई दे रही है? एक तो मास वेरिएबल दिखाई दे रहा है m एंड m नोट, दिस टू टर्म्स, और दूसरा एक फ्रीक्वेंसी वाला टर्म म्यू एंड म्यू नॉट. ठीक है, तो आगे चल के हम एक दो फॉर्मूले और यूज़ करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो दैट कि हमारे नंबर ऑफ वेरिएबल कम हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन पार्ट. सो विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन जो आपकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से आ रही थी, फ्रॉम इक्वेशन 3.7 एंड फ्रॉम 3.8 जो आपकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से थी. अगर इन दोनों इक्वेशन को हम देखते हैं और दोनों को में सिमिलरिटी फाइंड आउट करते हैं, को देन वी फाइंड आउट इफ़ वी टेक द स्क्वायर और इन दोनों को ऐड कर ले तो सम पार्ट विल बी रिड्यूस्ड. सो स्क्वायरिंग ऑफ अबो इक्वेशन एंड द एडिंग दिस 3.7 एंड 3.8, इनको स्क्वायर करते हैं और इन्हें ऐड करते हैं, देन वी लीड टू ए मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन. वी कैन सी हियर. नाउ वी कैन विद द हेल्प ऑफ दिस एनर्जी मास इक्विवेलेंस इक्वेशन जो आपकी थी म्यू नोट एम नोट एंड एम की टर्म्स में, सो इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं तो हमारा ये आ जाता है. ये जो एम ज़ीरो ऊपर नहीं है, ये एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नोट, ये ज़ीरो थोड़ा नीचे की तरफ है. एम नोट मीन्स योर रेस्ट मास. ठीक है, रेस्ट मास ऑफ योर इलेक्ट्रॉन टाइप. जब इन्हें स्क्वायरिंग किया, इस इक्वेशन का भी स्क्वायर करेंगे, देन वी फाइंड दिस इक्वेशन स्क्वायर करके, और इसे हम ओपन कर देंगे. देन दिस इक्वेशन वी गिव द नेम इट्स 3.14. ठीक है, दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू द अबो इक्वेशन जो हमारी आई थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का स्क्वायरिंग और एडिंग करके 3.12. ये समवट सिमिलर है. इन दोनों को जब
सब्सट्रैक्ट करेंगे 3.12 को इसमें से 3.14 में से, देन वी गेट दिस इक्वेशन. And now we can see here two terms are cross and cancel out. So here the main parameter is what? Theta is the scattering angle. दूसरा पैरामीटर है आपका इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी एंड स्कैटर्ड फोटोन की फ्रीक्वेंसी एंड द मास. इसके अलावा यहाँ पे दूसरी कोई टर्म नहीं है. तो हम एक रिलेटिविस्टिक मास जो आपका था कि हाउ द रेस्ट मास ऑफ द फोटोन, हाउ द रेस्ट मास ऑफ एनी सिस्टम, इट इज़ रिलेटेड विद द मूविंग मास ऑफ द सिस्टम. वो मूविंग मास व्हेन सम पार्टिकल या सिस्टम इज इन मोशन, देन द मूविंग मास ऑफ द सिस्टम m इज इक्वल टू m नॉट टाइम्स ऑफ gamma, and the gamma is what? Gamma is equal to 1 upon under root 1 minus v square by c square. When we introduce this equation, because all are the squaring term, तो पहले इस equation का square करेंगे और वो equation वहाँ put कर देंगे. So we get the equation. From this we get the equation. This is the most simplified equation. Now धीरे धीरे हमने सभी substitution method से substitution किया है. With the help of this we relate how our incident frequency, scattered frequency, it depends on our scattering angle. Now 2h mu dash sin square theta by 2 is equal to m naught c square v minus v dash. इसे आप इस टर्म में भी लिख सकते हैं जैसे आप इन्होंने किया है v माइनस, इसे थोड़ा डिनोमिनेटर, इन दोनों का डिनोमिनेटर ले ले, देन इसे सिंप्लीफाई कर दे. सो एंड वी नो द फ्रीक्वेंसी एंड द वेवलेंथ, हाउ दीज आर रिलेटेड. Lambda upon t is equal to velocity, and lambda into frequency is equal to your velocity. So our frequency is equal to c over lambda. So इन्होंने यही वाली टेक्निक यहाँ पे यूज़ की है, c और lambda. So ultimately we find out the frequency shift. Compton shift को हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, in terms of frequency shift, in terms of wavelength shift. We are more focused on our wavelength part. We are more focused on our so we find the Compton shift d lambda is equal to del lambda is equal to, it depends on your sin square theta by 2 or h naught. Now we can see it is totally dependent on the theta. Sin square 2 times of sin square theta by 2, इसे हम लिख सकते हैं 1 minus cos of theta. एंगल आपका डबल हो जाएगा. Now we can find out this Compton shift. It is independent of the scatterer, जो हमने पहले भी बात की थी. Second, it is independent of the wavelength of incident light wavelength. Remember, I'm saying the wavelength, not the frequency. And the third thing, it is totally depends on your scattering angle. और यहाँ पे एक दूसरी बात बताई है, lambda नॉट एक टर्म यूज़ किया है. दिस इज ए वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू योर Compton वेवलेंथ, जो आपकी टोटली डिपेंड करती है मास ऑफ दैट सिस्टम. उसका मास कितना है, h/m naught c. अगर आपसे कहा जाए कि एनर्जी ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन कैसी होगी, एनर्जी ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन निकालने के लिए वी मस्ट नो द आइडिया ऑफ इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी क्या है. ठीक है, ऊपर वाला जो हमारा फॉर्मूला आया था इसे हम चेंज करेंगे अपने फ्रीक्वेंसी पार्ट में. जैसे ये है v माइनस वी डैश, तो v डैश इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ योर स्कैटर्ड फोटोन की अगर आपको फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी, देन वी हैव द आइडिया, उसे सिर्फ मल्टीप्लाई करना है आपको h से. वी गेट द आइडिया ऑफ एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन. यहाँ लिखा हुआ है एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन h म्यू डैश है. तो सीधे तौर पे इन्होंने v डैश की वैल्यू वहाँ से निकाली है और वो पुट कर दिया है. देन v डैश इज़ नथिंग, v डैश इज़ कमिंग फ्रॉम योर जो आपका कॉम्पटन शिफ्ट का फ्रीक्वेंसी वाला जो फॉर्मूला था वहाँ से इन्होंने डायरेक्टली उठा लिया है. v डैश इज इक्वल टू दिस और दिस इज मल्टीप्लाई योर h. देन वी गेट द एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड photon. You can see here the energy of the scattered photon, it depends on the two parts. First, directly proportional to the frequency of incident photon and inversely proportional to the scattering angle and directly proportional to the mass of your electron here. It means जहाँ से वो scattered होगी.
अगर आपसे पूछा जाए द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिकॉयल इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए हमें स्कैटर्ड एनर्जी का भी पता होना चाहिए और हमें आइडिया होना चाहिए इंसिडेंट का। ये अब दोनों पे ही डिपेंड कर गई। पीछे वाला क्या था, सिर्फ इंसिडेंट पे डिपेंड करता था, लेकिन दे आर टॉकिंग अबाउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिकॉयल इलेक्ट्रॉन। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिकॉयल इलेक्ट्रॉन इट डिपेंड्स ऑन बोथ द फ्रीक्वेंसी, बिकॉज दिस इज द डिफरेंस ऑफ एच म्यू माइनस एच म्यू डैश। तो म्यू डैश का जो वैल्यू था वी डैश, it is depends on theta, it depends on mu. So with the help of this we will find out this is the relation. So you can see here it is depends on the incident photon का energy कितना है, अपना angle कितना है, theta scattering angle and the mass of that system. Now if they ask what is the relation between your photon, जो आपका scattered photon है और रिकॉयल ऑफ फोटोन है, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, देन जो सबसे ईजिएस्ट अप्रोच है आपका मोमेंटम वाला जो पार्ट है लीनियर मोमेंटम का, वाई कंपोनेंट द जेड कंपोनेंट, उन इक्वेशन को सिर्फ आपको डिवाइड कर देना है साइन थीटा अपॉन कोस फाई। सो वी गेट द टेन फाई इज इक्वल टू, इट डिपेंड्स इंसिडेंट फोटोन का फ्रीक्वेंसी, scattered photon का frequency and the angle of scattering. So today topic was up to here. It is the complete detail of your Compton shift, how Compton shift depends on different parameter, and we find out the energy part, we find out the energy of incident photon, we find out the energy of the scattered photon, we find out the relation between our theta and the phi, recoil of electron, angle of recoil of electron and angle of scattered beam, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। सो इन दिस आर्टिकल वी डिस्कस कॉम्पटन शिफ्ट क्या होता है, कॉम्पटन शिफ्ट की डिपेंडेंसी क्या होती है, ऑल द पैरामीटर्स हियर, एंड सेकेंडली ऑन विच वेयर द कॉम्पटन शिफ्ट इज मैक्सिमम, द कॉम्पटन शिफ्ट इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180, इट मीन्स व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई, वहाँ पे कॉम्पटन शिफ्ट बिल्कुल मैक्सिमम हो जाएगा 2 times ऑफ योर lambda naught, और lambda naught is your Compton wavelength. When theta is equal to 0, the value becomes minimum. Now the question arises when theta is equal to pi by 2, तो तब क्या होगा, जब theta is equal to 90 होगा, then we know cos 90 is equal to 0, then it becomes minimum, it is equivalent to your Compton shift. Now when theta is equal to 0, Compton shift, because cos 0 is equal to 1, so 1 minus 1 it becomes 0, then there will be no Compton scattering in this case. So today we sum up our article on this Compton shift. Compton shift क्या है, इसकी application क्या है, how it defines the wave nature of the system. So solely you can relate this Compton scattering and the photoelectric effect, दोनों के बीच में क्या एनालॉगी है, क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिसिमिलैरिटी है, एंड both the parts are energy approach. When there is a range of the energy, when the energy is greater than 1 mega electron volt, पेयर प्रोडक्शन हो सकता है when the energy of 0.24 electron volt order का या किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर का. So on the basis of this there is a Compton scattering and the photoelectric effect. So thank you student, our article end up here. Thank you.